बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अहम संग-मील। कानून साजी तरक्की और खुशहाली का बाइस होगी। अदालती इस्लाहात से आम आदमी को सहूलत होगी। कई साल से जेर इल्तवा मुकदमात हल होंगे। आईनी तरमीम 2006 में तय पाने वाले मिसाक जमहूरियत की तकमील और सियासी क़यादत की तवील मशावरत की अक्कास है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की दूसरी बैठक का आगाज। पहले इजलास में 12 में से 9 अरकान की शिरकत। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद अरकान शरीक न हुए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। 8 अरकान मौजूद हों तो फैसला कर सकते हैं। जमहूरी लोग हैं, रिवायात और इक़दार पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ भी इस अहम तैनाती के अमल में शरीक हो। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़। तहरीक इंसाफ अहम कौमी उमूर पर मुशावरती अमल में शमूलियत से इनकारी। मैं न मानू की रट पर कायम। अहम तैनाती के अमल में पीटीआई की हट धर्मी बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पार्लिमानी कमेटी के अरकान और बैरिस्टर गोहर अली खान की मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कार्रवाई में शिरकत की दावत। आईनी तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का तारीखी इकदाम। पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। ये लोग अपने धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। आईनी तरमीम के दौरान अरकान के इगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम भी अपनी मर्जी से दिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इसराइली जारहियत के शिकार फलस्तीनियों और लबनान के अवाम के साथ पाकिस्तान का इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमदादी सामान के 2 जहाज फौरी भेजने की हिदायत। सामान की तरसील तेज की जाए। गजा और लबनान के लिए इमदादी फंड से मुतालिक भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। फौरी जंगबंदी इंतहाई जरूरी है। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। आलमी बरादरी जिम्मेदारी अदा करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्क से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह। वज़ीर आज़म का पोलियो के नए केसेस पर इजहार तशवीश। आला सतह इजलास तलब। हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में पंजाब काबीना का इजलास। मुतअद्दिद अहम फैसले। लैपटॉप स्कीम की मंजूरी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जिला सतही कमेटियां कायम करने का फैसला। सिंगल यूज प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराया जाएगा। सूबाई काबीना का खेलता पंजाब गेम्स के इनेकाद का भी फैसला। 6000 नौजवानों को महकमा खेल में इंटर्नशिप दी जाएगी। 25,000 माहाना वजीफा भी मिलेगा। वजीर आला का कोट लखपत के इलाके का दौरा। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत जेर तामीर पहले घर का जायजा लिया। आईनी तरमीम का मकसद इंसाफ की फ्राहमी के अमल को आसान बनाना है। पीटीआई की कानून साजी के अमल में शिरकत के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इंसाफ के नाम पर कायम पार्टी इंसाफ पर ही यकीन नहीं रखती। अवाम के आईनी, सियासी और माशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद का महवर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। सरमायाकारों के एतमाद का मज़र। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 86,466 पर बंद। 25 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार।
बरामदात में इजाफे के लिए इकदामात। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश का कल से आगाज। 250 से जायद कंपनीज और 500 से जायद गैर मुल्की मंदुबीन की शिरकत। मारूफ आलमी ब्रांड्स भी हिस्सा लेंगे। नुमाइश टेक्सटाइल और चमड़े की बरामदात में इजाफे के लिए अहमियत की हामिल। इजराइल की मशरक़ वस्ता में जारी 48 घंटे में मजीद 115 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 487 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी। इलाके में ग़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा की शिमाली गज़ा में इमदादी सामान भिजवाने के लिए हमले फौरी रोकने की अपील। सिहोनी फौज के लबनान पर फजाई हमले। 300 से जायद मकामात पर बमबारी। बैरूत के हस्पताल पर हमले में 13 अफराद शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की लबनान में इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी दबाने के ओछे भारतीय हथकंडे। तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में तेजी। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। रूस में 3 रोजा ब्रिक्स सरबरा इजलास। चीन, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान समेत रुकन ममालिक के रहनुमाओं का काज़ान आमद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। रावलपिंडी टेस्ट के लिए इंग्लैंड का फाइनल 11 का ऐलान। एटकिंसन और रिहान अहमद टीम में शामिल। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। तीसरा टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और एशियन चैंपियंस लीग। सऊदी क्लब अल हिलाल की मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ऐन क्लब के खिलाफ कामयाबी। 4 के मुकाबले में 5 गोल से मैच जीत लिया। अल हिलाल के सालिम और दोसेरी की हैट्रिक। नजर नहीं आ रहा क्या? अंधों की तरह चला रहे हैं। नजर नहीं आ रहा, अंधों की तरह चला रहे हो। क्या कहा आपने? लेकिन आपने तो भी कहा था पापा। सॉरी, अब नहीं कहूँगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनके सामने एहतियात बरतें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम।
खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अदालती इस्लाहात से आम आदमी को सहूलत होगी। कई साल से ज़ेर इल्तवा मुकदमात हल होंगे। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम 2006 में तय पाने वाले मिसाक़ी जमहूरियत की तकमील और सियासी क़यादत की तवील मुशावरत की अक्कास है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मौसर साबित होगी। ये जो आईनी तरमीम हुई है और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी समेत कई चैलेंजेस के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को और आगे मजबूत करने में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करेगा। गजा और लबनान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने आलमी अदालत के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। बच्चों और माओ समेत आम बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम जारी है। वज़ीर आज़म ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा और लबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान पहुँचाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमने एक मज़ीद जामे प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम अपने फ़लस्तीन और गजा के भाइयों के लिए जो भी इमदादी सामान है वो हम उनको पहुँचा सके। आज वक्त है गजा और लबनान के भाइयों और बहनों के लिए आगे बढ़ें और वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड में जो भी रकूम जमा करा सकते हैं अपने खुश दिली से वो कराएं। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ गई है, जबकि पॉलिसी रेट में भी बतदरीज कमी हो रही है, जिससे सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली, माशी तरक्की और समाजी खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का दूसरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। कमेटी के पहले इन कैमरा इजलास में 12 में से 9 अरकान शरीक हुए। साहिबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास में प्रोफेसर एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, राना अंसार और कामरान मुर्तज़ा पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अरकान को पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई में शिरकत करने के लिए कायल करने का टास्क दिया गया था। तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी ने के अरकान ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर अली खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली और ज़ेली कमेटी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चीफ जस्टिस की तकर्री से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई में शिरकत की दावत दी। बैरिस्टर गौहर खान ने ज़ेली कमेटी को बताया कि उनकी जमात कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, इक़दार और रिवायात पर यकीन रखते हैं। आइन के मुताबिक इजलास में 8 अरकान मौजूद हों तो फैसला कर सकते हैं। चाहते हैं PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस अहम तकर्री के अमल में शामिल हों। कमेटी में जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, नंबर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने समझा है कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत का हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। तो हमने 4 अपने दोस्तों को उन्हें रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर नेशनल असम्बली साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके चैम्बर में वो जाएं और वो कोशिश करें कि जो PTI के दोस्त जिन्होंने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आएँ। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में बाज़ अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डालने से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तरमीम की मंजूरी से पहले PTI समेत तमाम सियासी जमातों से तफसीली मुशावरत हुई।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اور اتفاق رائے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں۔ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ 90% اعتراضات دور ہو گئے ہیں۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، ان فائٹنگ ہے، ایک گروپ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے، ایک گروپ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو جو سی جے پی کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو، ایک امریکہ سے کوئی ان کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ نیگوسیشن میں کیوں گئے۔ یہاں پہ بیٹھے لوگ جو نیگوسیشن میں شامل تھے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نیگوسیشن میں شریک ہوئے ہیں، اور نہ صرف شریک ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایک شک پہ مسودے پہ سودے بازی بھی کی، مسودے کے اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی، مسودے کو متفقہ قرار بھی دیا، 90% اتفاق بھی کیا۔ اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کا مسودے پر اتفاق نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیو کے نئے کیسز پر اظہار تشویش، اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ ملک سے پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کابینہ اجلاس میں 28 اکتوبر سے ملک گیر انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے 4.5 کروڑ بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی تفصیل ذیشان علی بھٹی سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت انسانی حقوق کی سفارش پر گھریلو تشدد کی روک تھام کے بل ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2024 کو کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز میں بھیجنے کی منظوری دے دی۔ اس بل کا اطلاق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پر ہوگا۔ کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ یہ بل گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک فراہم کرے گا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت کی سفارش پر نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے بورڈ آف مینجمنٹ میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز، انجینئر فہیم اقبال اور عاصم شہریار حسین کی بطور پرائیویٹ ممبران تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر کلیمز فار مینٹیننس ریکوری ابراڈ آرڈیننس 1959 کے تحت وفاقی وزارت قانون و انصاف کو درخواستیں وصول کرنے کے حوالے سے ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ ایجنسی مقرر کرنے، وزارت قومی صحت کی سفارش پر نیشنل کونسل فار طب کی ایگزامننگ باڈی کی چیئر پرسن اور ممبران کی تقرری کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت قومی صحت کی سفارش پر فارمیسی کونسل آف پاکستان کی تنظیم 9 کی منظوری دے دی ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسرائیلی جارحیت کے شکار فلسطینیوں اور لبنان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، وزیر اعظم شہباز شریف نے امدادی سامان کے 2 جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ غزہ اور لبنان بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سامان کی ترسیل تیز کی جائے اور امدادی فنڈ سے متعلق بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام سے کہا کہ ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا، فوری جنگ بندی انتہائی ضروری ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے، عالمی برادری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخیر حضرات بھی عطیات جمع کرا کے فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کا امداد میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کابینہ اجلاس میں ماحولیاتی بہتری کے لیے تاریخی فیصلے، سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم اور کھیلتا پنجاب گیمز 2024 کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت بننے والے پہلے گھر کا جائزہ لینے کے لیے خود پہنچ گئیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ پنجاب کابینہ کا 18واں اجلاس وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں آلودگی کے خاتمے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ بڑھانے اور صوبے میں سنگل یوز پلاسٹک کلچر متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضلع کی سطح پر پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کرنے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں 300 سے زائد انوائرمنٹ انسپیکٹر بھرتی کرنے اور ان کے لیے ای بائکس خریدنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کے ساتھ ساتھ کھیلتا پنجاب گیمز کے انعقاد کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ محکمہ کھیل 6000 نوجوانوں کو 25,000 روپے ماہانہ پر انٹرنشپ کرائے گا۔ اجلاس میں بابا گرو نانک کے جنم دن اور دیوالی کے موقع پر 2200 سے زائد سکھ اور ہندو گھرانوں کو فی خاندان 10,000 روپے دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کوٹ لکھپت کے علاقے کا دورہ کیا اور اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت زیر تعمیر پہلے گھر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گھر کی تعمیر کے لیے قرض حاصل کرنے
करने वाली खातून सोबिया मुनीर को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने इस मौके पर खातून को अपनी छत अपना घर स्कीम की दूसरी किस्त का चेक भी पेश किया और घर के लिए जरूरी फर्नीचर तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सोबिया मुनीर की बच्चों के तमाम तालीमी खराजात भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। घर की तामीर के लिए कर्ज लेने वाली खातून ने अपनी छत अपना घर स्कीम शुरू करने और माली इमदाद देने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम मुहिम की क़यादत की और वो सुरखरू हुए। तफसील सैयद जहांगीर अली से। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में फुटबॉल ग्राउंड के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों से आईनी तरमीम मंजूर हुई। तहम इंसाफ के नाम पर कायम जमात को राजी करने की कोशिश भी की। इस जमात का लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। ये तरमीम चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उस पे वो मजबूर थे उसके आगे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने महसूस कर लिया था कि अदलिया में इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और हम बिला तफरीक कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। वज़ीर आला ने 6 किलोमीटर तवील अब्दुल्ला कॉलेज तक कलंदरिया चौक तक 2 रोया सड़क और 4 किलोमीटर तक दोनों तरफ सर्विस रोड की तामीरी नौ का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने शेरशाह चौक तक मिर्जा आदम खान इंटरचेंज सड़क का भी इफ्तिताह किया, जिस पर 90 करोड़ रुपए की लागत आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दाव यूनिवर्सिटी अस्पताल और सेंट्रल जेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे का भी इफ्तिताह किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के तहरीर करदा फैसले से इत्तेफाक करते हुए 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया है। इजाफी नोट में चीफ जस्टिस ने कहा है कि मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। इसी तरह अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर के वजाहती हुक्मनामों में भी सुकून मौजूद है। इजाफी नोट में चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जुबान में है। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस ने इजाफी नोट में मजीद कहा कि बदकिस्मती से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर नजर सानी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर न की जा सकी। जजेस कमेटी इजलास में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नजर सानी केस को मौसम गर्मा की तातीलात में मुकर्रर करने की मुखालिफत करते हुए इसे छुट्टियों के बाद समात के लिए लगाने का कहा था। नाज़रीन, आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार रही। इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,466 पर बंद हुआ। ज़मीर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की मेहनत और बेहतरीन इक्तिसादी पॉलिसियां रंग ला रही हैं। हर गुजरते दिन मुल्क की मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। आज स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 789 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,846 पर पहुंची। देखिए यार, गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड में नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि जो रिसेंटली नंबर्स आए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं और पिछले 2 माह से हम सरप्लस के ऊपर देख रहे हैं। नतीजतन हमारा रुपया मुस्तकम हो रहा है डे बाई डे। हम देख रहे हैं रीढ़ नीचे आ रही है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 98 के पास आ गया, इंतहाई मुस्बत इकदाम है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो रिफॉर्म्स के एजेंडे को लेकर आगे बढ़े हैं। IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद जहाँ लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में बढ़ा, वहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमने देखा कि जो FDIs के नंबर्स हैं वो कंटिन्यू इनकी साइड के ऊपर हम देखने में नजर आ रहे हैं। रवा माली साल के पहले 3 माह में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 77 करोड़ डॉलर से ज्यादा रही, जो गुज़िश्ता माली साल के पहले 3 माह के मुकाबले 48% ज्यादा है। IT एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा देखा जा रहा है। सितंबर के महीने में IT एक्सपोर्ट्स 29 करोड़ डॉलर से ज्यादा रही, जो गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले 42% ज्यादा है। रुपया भी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर के महीने में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 98.6 पर पहुंचा, जो गुज़िश्ता 9 माह में सबसे कम तरीन है। आज मार्केट में 25 अरब 2 करोड़ रुपए की लागत के 2,91,000 सौदे हुए,
जिनका हजम 72 करोड़ से जायद रहा। आज बाजार हिस्सेस में मजमूई तौर पर 450 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 231 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 148 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 71 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कराची एक्सपो सेंटर में होने वाली नुमाइश में 500 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन शिरकत करेंगे। आयशा आफरीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल और चमड़े की सनत से वाबस्ता टेक्सपो नुमाइश में 500 से जायद गैर मुल्की मंदोबीन और 250 से जायद नुमाइश करंदगान शिरकत करेंगे, जबकि 25 से जायद मुल्की फैशन डिजाइनर नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश का मकसद मुल्क की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को आलमी सतह पर तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम करना है। All the visitors who have interest in the textile industry of Pakistan, which has been Pakistan's main line of export for the last many decades. Pakistan's excellence in textile industry has been very much acknowledged not only in US, Europe, UK, Far East, China and many other sectors, but people do categorize Pakistan as one of the key supply chains for major brands which are internationally recognized. ये इवेंट मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी और तिजारती मुआहिदों की तकमील को यकीनी बनाएगा, जिससे मकामी सनत को फरोग हासिल होगा। तो आर्टिफिशियल लेदर और ओरिजिनल लेदर के अंदर फ़र्क दुनिया ने पहचानना शुरू किया। अब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी 800+ मिलियन पे वो ख़त्म हुआ है, बढ़ा है, एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ लेदर का। नुमाइश में यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका और दूसरे ममालिक से टेक्सटाइल के मारूफ आलमी ब्रांड्स शिरकत के लिए आ रहे हैं। यूरोप से 100 से ज्यादा, जबकि सिर्फ हॉलैंड से 50 खरीदार भी नुमाइश में शिरकत के लिए आ रहे हैं। टेक्सपो नुमाइश का मकसद टेक्सटाइल के शोबे में होने वाली नई इजादात को दुनिया के सामने लाना है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC की सहूलतकारी से मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल 2617 नई कंपनीज का ऑनलाइन इंदराज किया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 6% ज्यादा हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,31,111 हो गई है। नई कंपनियां मकामी सतह पर मसनूआत तैयार करके मकामी पैदावार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगी, जिससे दरामदात में कमी आएगी और तिजारती खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से सैफुल मलूक खोखर और फैसल अयूब खोखर ने मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने सैफुल मलूक खोखर और फैसल खोखर की खिदमात को सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून ने पिंक गेम्स के कामयाब इनेकाद और खेलता पंजाब पर फैसल अयूब खोखर को शाबाश भी दी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि फैसल अयूब खोखर बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्की के शहर इस्तंबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दूसरे ममालिक के मंदोबीन के हमरा बैनुल अक़वामी एक्सपो का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने एक्सपो का दौरा किया और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी स्टॉल के मुंतज़मीन से मुलाकात की और एक्सपो में रखे गए जदीद पाकिस्तानी आलात की तारीफ की। तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मैटन गोरक के दरमियान भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने जनरल मैटन गोरक को बैनुल अक़वामी एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल मैटन गोरक ने इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर वफाकी वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने डायरेक्टर जनरल इंटरनल पब्लिसिटी विंग वजारत इत्तलात आशिक हुसैन की वालिदा मरहुमा के इसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती का कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जवार रहमत में आला मुकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज वड़ाइच, वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन जान, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन ने मुलाकात की। मुलाकात में सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताउन से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों के पार्लिमान के दरमियान बातचीत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन ने कहा कि पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म से दोनों ममालिक के माबैन मजबूत पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी।
पार्लियामेंट के अरकान ने आईनी तरमीम की मंजूरी को तमाम जमातों की लगन की अक्कास करार दिया है। उनका कहना है कि इससे पार्लियामान की बालादस्ती को तक़वियत मिलेगी। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। जमहूरियत में पार्लियामेंट का काम अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी करना होता है। हालिया तरमीम इदारों के माबैन इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। जो बिल पास किया है वो बुनियादी तौर पे अवाम के हकूक़ का बिल है। ये बिल जो है ये उनके इंसाफ के प्रोसीजर को स्पीड अप करेगा और आसान बनाएगा। ये न सिर्फ पार्लियामेंट को मजबूत करेगी, ये अवाम की बेहतरी के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। जो बैकलॉग पड़ा हुआ है हज़ारों केसेस का, सिर्फ 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। जब कुछ बेंच आईनी मुकदमात सुनने लगेंगे और बाकी जज जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से फारिग हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा वक्त लेती थी, तो वो तवज्जो से उन केसेस को सुन सकेंगे जो आम आदमियों के केस हैं, जो 10-10, 12-12 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। पार्लियामेंटेरियन का कहना है कि हालात और वक्त के मुताबिक कवानीन में तरमीम जमहूरी निज़ाम का खासा भी है और ज़रूरत भी। हमने आर्टिकल 8 इसमें इंसर्शन करवाई है ताकि वो रिबा का खात्मा हो। जब आइन का हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली उस पे एग्जेक्टिव भी पाबंद होती है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ऑटोमेटिकली ये फ़ायदा जो है आवाम को मिलेगा। बेंच की फॉर्मेशन आइनी मामलात में जो जुडिशल कमीशन किया करेगा, जिसके अंदर लेजिस्लेचर की भी रिप्रेजेंटेशन है और जुडिशरी की भी है, और उससे जो है वो सिस्टम मज़ीद बेहतर होगा। इससे जो है वो आइन मजबूत होगा, इससे निज़ाम बेहतर होगा, इससे जो निज़ाम अदल है वो बेहतर होगा। इंसानी काविश जो है ना वो दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हमने इसको जो उसमें ग्रेविटी थी उसको कम से कम करने की कोशिश की है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है कि मामलात जो है ना वो दुरुस्त समत में जाएं। तरमीम फौरी इंसाफ की फराहमी का बायस बनेगी। इसके मुल्क व कौम पर मस्बत असरात मरतब होंगे। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का क्रेडिट वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत तमाम कायदीन को जाता है। गवर्नर हाउस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आईनी तरमीम से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की ये ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सर जोड़ें और तमाम स्टेक होल्डर भी सर जोड़ें, क्योंकि इस मुल्क को आगे की तरफ हमने लेके जाना है। जो तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का इन तरमीम में जो है वो तय किया गया, इसके बाद इंशाअल्लाह यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आएंगी। और वो जो हम 142 में से 130 पे थे, अब हम तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारा म्यार जो है जुडिशरी का वो बेहतर होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि 76 साल के बाद खुशखबरी मिली कि 1 जनवरी 2028 को सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि SIFC आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है। फ़लस्तीन के हवाले से भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के साथ अज़्म के साथ खड़ा है। और कराची की सहाफ़ी बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरियत की फतह करार दिया है। प्लस पार्लियामेंट को पावर मिलना मैं समझता हूँ एक अच्छा शगुन है और इससे एक अच्छा सिचुएशन डेवलप होगी और मुल्क को एक अच्छी राह मिलेगी। मुल्क भर से सूदी निज़ाम का ख़ात्मा किया जाएगा। एक ये बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट है जो गवर्नमेंट ने किया है। कौमी असम्बली ने सीट तरमीमी बिल 1976 और बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। दोनों बिल्स वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पेश किए। इजलास में MQM के जावेद हनीफ खान ने मकामी और शहरी हुकूमतों के निज़ाम को माली और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए आइन के शिक 140A में मजीद तरमीम का बिल पेश किया, जो मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अरकान असम्बली सैयद रफ़ीउल्लाह, आमिर मोइनुद्दीन और अंजुम अकील खान ने मुख्तलिफ कानूनी बिल्स ऐवान में पेश किए, जिनको मुतल्लिका कायमा कमेटीज़ को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली ने 5 करारदादों को भी मंजूर कर लिया। ये करारदादें सैयद अली कासिम गिलानी, शर्मिला फारूकी, आलिया कामरान, राय हसन, नवाज खान और सहर कामरान ने पेश की। रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदम अदायगी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इत्तलात के पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने बताया कि सिर्फ 109 रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन मुख्तलिफ दस्तावेजात की अदम मौजूदगी के बायस वाजिबुल अदा है, जिनका मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली शेर अफसर मरवत ने लकी मरवत में लकी सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से मकामी आबादी के लिए तरक्याती काम न कराने का मामला ऐवान में उठाया। कौमी असम्बली इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया है।
سینٹ کا اجلاس پریزائڈنگ آفیسر عرفان صدیقی کی زیر صدارت ہوا۔ JUI کے سینیٹر احمد خان کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر اجلاس کی کارروائی جمعے کی صبح تک ملتوی کر دی گئی۔ سینیٹر قاسم رونجو کے بیٹے بیرسٹر جہانزیب رونجو نے سوشل میڈیا پر بیان میں اختر مینگل کے ساتھ ہونے والی اپنے والد کی پریس کانفرنس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیرسٹر جہانزیب رونجو کا بیان میں کہنا ہے کہ میرے والد محترم جو کہ BNP کے رہنما اور سابق سینیٹر ہیں، انہیں ایک منظم پالیسی کے تحت خبروں کی زینت بنایا گیا۔ میرے والد 70 سال سے زائد عمر کے بزرگ ہیں اور گردوں کے آخری مراحل کے مرض سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں ہفتہ وار ڈائلسس کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ پیرانہ سالی کے باوجود معاملہ جانے بغیر اپنی سیاست کی آڑ میں سینٹ ووٹ کے بعد استعفیٰ کا کہا گیا۔ بیرسٹر جہانزیب رونجو کا اپنے بیان میں مزید یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا۔ بعد ازاں پارٹی کے لیے بے شمار قربانیوں کو نظر انداز کر کے پریس کانفرنس میں کہے گئے الفاظ پارٹی کمیٹی نے زبردستی بولنے کو کہا۔ بیرسٹر جہانزیب رونجو کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ سیاست کی آڑ میں کسی عمر رسیدہ بزرگ کو ہر معاملے میں استعمال کیا جائے۔ پارٹی کے اس غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ عمل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ترقیاتی شراکت داروں کو موسمیاتی تبدیلی، آبادی میں اضافے اور بچوں کی نشو و نما سمیت ترقی پذیر ممالک خصوصاً پاکستان کو درپیش بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ واشنگٹن میں G24 کے وزراء اور گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے زیادہ بوجھ اور موسمیاتی اثرات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ G24 بیورو کا دوسرا نائب صدر بننے پر اپنے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مالیاتی انتظام کے اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی زیادہ نمائندگی ہے۔ ان ملکوں کے بڑے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزا فاطمہ سے CEO ایشیا پیسیفک نیٹ ورک انفارمیشن سینیٹر جارونگ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ٹیلی کام آپریٹرز کی ٹریننگ کے لیے جامع پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جاروگلو کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام میں پاکستان کی معاونت کرے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پہلے مرحلے میں گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ رانا افتخار احمد کی رپورٹ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سستی روٹی، کسان کارڈ، ہمت کارڈ اور ٹریکٹر سکیم سمیت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر صوبوں کی نسبت پنجاب میں مہنگائی کم ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ صرف وعدہ نہیں کرتی، اپنے وعدے پہ پیرا دیتی ہیں۔ یہی جو ان کے انیشیٹوز ہیں، وہ ادویات ہیں، وہ ایمبولنس ہے، وہ یہ سکولز جو ہیں وہ بن رہے ہیں، جو اساتذہ کی ٹریننگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ 15 لاکھ روپے تک کا جو قرضہ ان کو مل رہا ہے، اس کے ساتھ اپنے اپنے گھر بنانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ادارہ شماریات کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے پنجاب میں ٹماٹر، آلو، پیاز، دودھ اور دالیں جو ہے وہ پورے ملک کی نسبت پنجاب میں الحمدللہ جو ہے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ بک رہی ہیں۔ یہ فیکٹس بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ حکومت اسموگ کے تدارک اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہر معاملے میں منافقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ عوام نے اس کی احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا۔ منافقت اور PTI یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے جس نے یہ چوز کرنا ہے، اس میں نام خود دیے، کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لیے ان سے۔ جو چند ان کے ہاکس ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کام ہے ملک میں فساد پھیلانا ہے، ان کی طرف سے شاید کوئی جو ہے وہ پریشر آیا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے صوبے میں بہتری اور ترقی کے حکومتی اقدامات کو سراہا ہے۔ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستانی وفد نے ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے مالیاتی استحکام کے لیے حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ اندرونی اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس اور بیرونی قرض دہندگان کی رسائی بحال کرنے کے لیے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستانی وفد نے IMF کی جانب سے توسیع فنڈ سہولت پر شکریہ ادا کیا۔
लाहौर के जनरल हस्पताल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली फ़ौज के मज़ालिम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा इसराइली ज़ुल्म और बर्बरियत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए। गजा और लबनान पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले बदस्तूर जारी हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में मज़ीद 115 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज गजा के शुमाली इलाकों से लोगों को इनखला पर मजबूर कर रही है। सहूनी फ़ौज की गजा पर जारहियत के दौरान 17 दिन में शुहदा की तादाद 640 हो गई। गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,700 जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,02,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुताबिक गजा में गुर्बत की शरह दुगनी होकर 74.3% हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने गजा में बढ़ते हुए जानी नुकसान की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइली फ़ज़ाइया को हस्पतालों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जानिब लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ताज़ा इसराइली हमलों में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें एक हस्पताल पर बमबारी के नतीजे में जाँ बहक 4 अफराद भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि एक इसराइली बुलडोज़र ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के निगरानी के टावर को गिरा दिया है। लबनानी रेड क्रॉस के मुताबिक इसराइली हमलों में 3 पैरामेडिक स्टाफ जख्मी हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फौजी अड्डे पर जवाबी हमलों में कई इसराइली फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां काबिज भारतीय फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों में छापों का सिलसिला शुरू किया है, जिसके दौरान मुतअद्दिद बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA के एहलकारों ने श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, इस्लामाबाद, बडगाम और कुलगाम अजला में छापे मारे हैं। ज़ेराबादगल में हाल ही में निजी कंपनी के कारकुनों की हलाकत की आड़ में शुरू की गई कार्रवाइयों के दौरान ड्रोन्स और सुराग रजा कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शुहदाए बीच बिहाड़ा को उनकी बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हुसूल की जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। 22 अक्टूबर 1993 को जनूबी कश्मीर के इलाके बीच बिहाड़ा में भारतीय फ़ौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 50 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया था। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में सानहा बीच बिहाड़ा की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने और BJP की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों को नाकाम बनाने के लिए कश्मीरियों की सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पर जोर दिया। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा है कि हमें भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की आज़ादी के लिए मज़ीद जद्दोजहद की ज़रूरत है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना था कि 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और भारत से छुटकारे तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। नाज़रीन, मोदी राज में कश्मीरी तलबा पर भारत की ज़मीन तंग। हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी से 35 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान की जानिब से 35 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल किया गया। कश्मीरी तलबा के साथ BJP की हुकूमत का ये नारवा सलूक कोई नई बात नहीं। माजी में भी मोदी सरकार ने कश्मीरी नौजवानों को हुकूक को मुतअद्दिद बार हक तलफी की। 2022 में मोदी सरकार ने भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए कश्मीरी तलबा को ज़बरदस्त पाक भारत मैच देखने से रोक दिया। मोदी सरकार ने 2022 में कश्मीरी तलबा के लिए एक नया कानून भी पास किया, जिसके तहत वो पाकिस्तान के किसी कॉलेज या तालीमी इदारे में दाखिला नहीं ले सकते। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत की शिकस्त का महज जश्न मनाने के इल्जाम में 7 कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार करके गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय फौज के बीज बहाड़ा में कत्लेआम को 31 साल मुकम्मल। बीज बहाड़ा में भारतीय फौज ने दरगाह हज़रत बल का मुहासरा किया। मुहासरे के आखिरी रोज जामे मस्जिद बीज बहाड़ा में 10,000 नमाजी जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे। नमाजियों को नमाज से रोकने के लिए भारतीय फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 51 कश्मीरी शहीद जबकि 200 से जायद जख्मी हुए थे। 31 साल से बीज बहाड़ा के मजलूम अवाम इंसाफ के मुंतजिर हैं। 2007 में भारतीय अदालत ने मुआवजे की पेशकश की, जिसे वरसा ने ठुकरा दिया। और भारत में मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए।
دھماکہ خماریہ میں سینٹرل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ آرڈیننس فیکٹری میں ہوا، جہاں بم اور دھماکہ خیز مواد تیار کیا جاتا ہے۔ آرڈیننس فیکٹری خماریہ بھارتی محکمہ دفاعی پیداوار کے تحت گولہ بارود کی پیداوار کے بڑے یونٹس میں سے ایک ہے۔ آرٹلری، ایمونیشن، میزائل، لڑاکا طیاروں اور ہتھیاروں کے حوالے سے بھارت میں آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں ان حادثات کے بڑھتے رجحان کی بنیادی وجہ ناقص حفاظتی معیار اور انتظامات ہیں۔ اور بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں پاک فوج اور عوام دونوں نے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے ملک کی بقا کی خاطر شہادت کے نذرانے پیش کیے۔ ان بہادر سپوتوں میں ملتان کے سپاہی یاسر بشیر بھی شامل ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمیں یاسر بشیر کی شہادت پر بہت فخر ہے۔ میں سپاہی یاسر شہید کا والد ہوں۔ یاسر بشیر جو تھا نا، وہ میرا بڑا لاڈلا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے اسے تعلیم حاصل کروائی۔ جب وہ فوجیوں کو دیکھتا تھا تو اسے بڑی ہوتا تھا کہ میں بھی سپاہی بنوں۔ اس نے عوام کی خاطر، قوم کی خاطر، ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ سانو تے فخر ہوا۔ مجھے ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ جو خالی جگہ بنا وہ نہیں پر ہو سکتی۔ اللہ کا شکر کرنے ہیں کہ اس نے وہ شہادت لے کے اپنا نام ہی، میرا نام ہی دنیا میں، اپنے ملک میں، قوم کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یاسر بشیر شہید میرا بیٹا سی، میرے نال بہت اچھا سلوک سی ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਉਣੇ ਹੱਥ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦੇਣ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਆ। मैं यासर शहीद की बेवा हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे अपने खामन की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे उनकी शहादत पर फ़ख्र है। अगरचे वो हमसे जुदा तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो शहादत का रुतबा पाया उस पर हमें फ़ख्र है। मेरी बेटी छोटी सी है, वो 10 माह की है। जब वो बड़ी होगी मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, उसकी अच्छी परवरिश करूँगी। वो भी अपने बाबा की तरह अपना नाम रोशन करेगी और मुल्क के लिए कुर्बानी देगी। शहादत का बड़ा वड्डा रुतबा है। भाई यासिर शहादत मौत मिली उन्होंने बड़ा आला रुतबा पाया है। दहशत गर्दा नाल और फितनतुल खवाश वाले मर्दा नाल लड़ के शहीद होए ने। अल्लाह ताला उन्होंने बुलंद दर्जा अता फरमावे। पाकिस्तान दे दुश्मनां नाल उन्होंने जिहाद किया है। दूसरे सिपारे दी, तीसरे रकू दी, दूसरी आयात है। शहीद जिंदा है अल्लाह दे हाँ, इसनू मुर्दा मत कहो। ये अल्लाह ताला के हाँ जिंदा है। उन्होंने अल्लाह ताला को रिज़्क मिलता है। अल्लाह ताला दे को जो कुछ उन्होंने वास्ते जिन्हें असानू मिलता है उन्होंने उत्थे भी उन्हें मिलता है। इंसान इस गल का शऊर नहीं है। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भारत ने कहा है कि 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है और इस मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी। नेशनल EOC दौरे के मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक के हमरा पोलियो की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा मुहिम की तैयारियों से मुतालिक जायजा लिया। डॉक्टर मुख्तार भारत ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में पोलियो का खात्मा हमारी अव्वलीन कौमी तरजीह है। आयशा रज़ा फारूक ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म हैं। और पेशावर में इंसदाद पोलियो के आलमी दिन के मुनासबत से आगाही वॉक हुई, जिसमें सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी समेत दीगर अरकान असम्बली ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं। सिविल सोसाइटी, उलमा और मुख्तलिफ तबकात से भी पोलियो के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। अज़ीम, सेनेटर कासिम रोंझो ने आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वीडियो बयान जारी कर दिया है। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये
ज़बरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर वच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो अब मैं इसके तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ कि ये इसको मेहरबानी करके आप मीडिया में दोबारा इसको सही करो। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये ज़बरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर वच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो अब मैं इसके तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ कि ये इसको मेहरबानी करके आप मीडिया में दोबारा इसको सही करो। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये ज़बरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर वच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो अब मैं इसके तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ कि ये इसको मेहरबानी करके आप मीडिया में दोबारा इसको सही करो। ऐसी कोई बात कही नहीं गई जो मुझसे मंसूब की जा रही है। कासिम रोंझो आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वीडियो बयान दे रहे थे, जो आपने मुलाहिजा किया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आसिम रिजवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, आज हमने देखा कि सारा दिन एक वावेला किया गया और उसके बाद वीडियो बयान अब आ गया है, तो इसके बाद क्या उन लोगों को कि जिन्होंने एक दफा फिर से फेक न्यूज फैलाने की या इस तरीके से कोशिश की, क्या वो सबक सीख सकेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू मीडिया में चल रहा है वो फैक्ट चेकिंग का है, और ऐसी चीज़ें जिनका हकीकत से शायद कोई ताल्लुक नहीं है, वो चीज़ें समटाइम जो है वो प्ले आउट होती हैं, कैरी होती हैं। लेकिन ये जो हालिया वाक़या है, इसमें कासिम रोंझो साहब जो कि सेनेटर हैं BNP के, उन्होंने आज अपनी पार्टी के सरबराह के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के ऊपर उनका अपना स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, वीडियो पैगाम। और उनका ये कहना है कि पार्टी ने के सरबराह और कारकुन जो है उन्होंने उनसे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई वो ज़बरदस्ती करवाई गई, और उनका ये कैटेगोरिकली कहना था कि वो अल्फाज जो उन्होंने कहे वो पेपर के ऊपर लिखे हुए अल्फाज थे जो कि उनको बोलने के लिए कहा गया। और उनका ये कहना था कि मैं घर पर ही मौजूद था गुज़श्ता 15 दिनों से, और मैंने मुझे किसी ने खुदा न खास्ता ना तो अगवा किया, ना ही ज़बरदस्ती कहीं रखा गया। ये सारी झूठ पर मबनी बातें हैं और फैब्रिकेटेड बातें हैं। और उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वो इस खबर को सही कर लें, और मेरे से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई वो ज़बरदस्ती करवाई गई, और मुझे मजबूर किया गया कि मैं लिखे हुए अल्फाज जो हैं उनको पढ़ूँ। जबकि उनका ये अपना स्टेटमेंट वीडियो पैगाम जो है वो सामने आ चुका है, तो इसके ऊपर यकीनन पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि अपने लोगों से वो इस किस्म के बयानात ज़बरदस्ती ना दिलवाएं,
جو کہ ایک منفی تاثر پیدا کریں اور منفی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پروموٹ ہو، اسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے ایک اہم اور نازک موڑ پر ہے، جب ہم اپنے معاشی مسائل پر ایک طرف قابو پا رہے ہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے جمہوری ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہو رہے ہیں، پارلیمان کو استحکام ملا ہے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ ہماری اجتماعی سیاسی دانش کا نتیجہ ہے اور سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے، ہماری سیاسی قیادت کی۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنتی، ٹھیک ہے، ہم اگر اس طرح کے کام جو ہے وہ ہوں گے ہمارے ہاں کہ زبردستی لوگوں سے بیان دلوائے جائیں اور پارلیمنٹیرینز سے جو ہے وہ زبردستی ان سے ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھنے کو کہا جائے، تو یقینی طور پر یہ پاکستان میں جمہوریت کی نہ تو خدمت ہے اور نہ ہی عوام کے اعتماد جو ہے اس کو یہ کوئی تقویت ان سرگرمیوں سے ملے گی۔ دیکھیے طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور جمہوریت کا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور اس میں بصیرت جو ہے، اجتماعی دانش جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور قانون سازی جو ہے یہ پارلیمان کا بنیادی حق ہے، اگر وہ بنیادی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر پارلیمان نے قانون سازی نہیں کرنی، سیاسی قوتوں نے، سیاسی قیادت نے اگر قانون سازی نہیں کرنی، تو پھر تو یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی جو ہے وہی خدا نخواستہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، نیگلیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور اب جبکہ ہم پاکستان میں ایک طرف جہاں اس کو سراہا جا رہا ہے عوامی حلقوں میں اور قانون دان حلقوں میں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہماری اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 18ویں آئینی ترمیم کا تسلسل بھی ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو میثاق جمہوریت طے پایا تھا پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان، جس پر پاکستان کی دو بڑی قادور سیاسی شخصیات کے دستخط موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے محمد نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کے مابین یہ طے پایا تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم سے میثاق جمہوریت جو ہے اس کو تقویت ملی ہے، اس کا ایجنڈا جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اب جبکہ اس کو ہر جگہ پر سراہا جا رہا ہے، اگر اس طرح کے اقدامات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم رضوان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔